नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में शहर की प्रथम नागरिक महापौर पूजा विधानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि महापौर पूजा विधानी और उनके पति अशोक विधानी ने पिछले कई वर्षों से मोपका और बूटापारा देवरी खुर्द क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, जबकि उनके पास खुद की निजी जमीन भी मौजूद है। इसके बावजूद सरकारी भूमि पर कब्जा कर ईंट निर्माण किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि कुछ दिन पहले इस अवैध कब्जे को लेकर समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि किस प्रकार राजस्व विभाग की मिलीभगत से शासकीय भूमि पर अवैध ईंट भट्टा चलाया जा रहा है। फिलहाल पार्षद दल ने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को टेंट और पन्नी के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के चलते ग्रामीणों को टेंट और पन्नी के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा। अकलतरा ब्लॉक के बानापर शाही पंचायत के एक आदिवासी बहुल्य गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी ने एक परिवार को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करने को मजबूर कर दिया। गांव में मुक्तिधाम नहीं होने की वजह से अंतिम संस्कार एक दिन तक टला रहा और बारिश थमने के बाद ग्रामीणों ने प्लास्टिक की पन्नी और तारपोलिन की मदद से टेंट खड़ा किया, जिसके नीचे पारंपरिक रीति रिवाजों से दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। हमारे ग्राम बाना में मुक्तिधाम नहीं होने के कारण हमें हर साल बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ग्राम में कल एक महिला की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी हम उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए हैं। कल बहुत भारी बारिश हो रही थी, इसी वजह से 24 घंटा के बाद आज हम उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिछले वर्ष अभी इसी समय एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उसको भी बारिश के कारण 24 घंटा ज्यादा रोकना पड़ा था। तो हम शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम का निर्माण कराने का कष्ट करें। कल के महिला जी खत्म हुए है, बारिश में हम नहीं ला सकें, तो आज अब हम दफनात हवन, तो उसके लिए हम मन के गोहरात हम के भाई राज कर मुक्तिधाम पर बाना से अभी मैं कहे चाहता हूँ बिना है आप मन की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में इससे पहले भी एक शख्स की मौत होने पर पन्नी तान कर अंतिम संस्कार किया गया था और ग्रामीणों ने प्रशासन को जगाने के लिए रास्ते में शव रख कर चक्का जाम किया था, जिसके बाद विधायक राघवेंद्र सिंह ने मुक्तिधाम बनाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अब तक मुक्तिधाम नहीं बन पाया, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज तक हमारे ग्राम बाना में मुक्तिधाम नहीं बने हैं। वर्षा हो जाते तो हमला दफनाए बर दिक्कत पड़ते, दुख पड़ते। आज भी वही हालत हवे कि कल से हमन अभी तक पानी वर्षा के कारण दफनाए नहीं सके हैं। कल के देहांत होए महिला है, तो एक ना लेके हमन आप मन से गोहरात हन, अनुरोध करत हन, विनय करत हन कि हमारे यहाँ 2 टन मुक्तिधाम देहे के महान कृपा करें। हमारे यहाँ बाना में मुक्तिधाम हो के मुक्ति देह के जलाए के साधन नहीं है। हमारे यहाँ सरकार से प्रार्थना करत हन कि आप मन हमारे यहाँ वो लाश जलाए के मौका देवा, बनावा और मुक्तिधाम बना देवा। पानी गिरी से 24 घंटा ले ज्यादा हो गए,
घर में रखे रखे लाश ला कतेक ला हमन घर में राख को रखवाली करबो। आज भी स्थिति है अच्छा नहीं है। बाना में मुक्ति धाम बना देवा 70-75 साल मोला हो गए और हमारे के यहाँ स्थिति बहुत डाउन हवा है। मुक्ति धाम नहीं है। काल के महिला हमारे यहाँ बाना में देहांत हो गए। ओला हम पानी वर्षा के कारण हम ला नहीं सके। आज लेके मुक्ति यहाँ लाए हन मरघटिया में। हाँ तबो इंतजार करते सूर्य नारायण भगवान हमन ला मौका दे देती। हाँ दाई ले दफनाए के। हाँ इतने मोट से प्रार्थना है शासन से। बहरहाल मुक्ति धाम बनवाने को लेकर ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके आज तक किसी ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कराया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा प्रदान करवाते हैं। उधर डोंगरगांव क्षेत्र के आतारा गांव में श्रमिक कल्याण योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हुए हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक ही आधार कार्ड पर 2 अलग अलग जिलों में मजदूर पंजीयन कर लिए गए। ग्रामीण पांडुका निवासी गोविंद दास साहू ने पहले असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन कराया था, लेकिन बाद में सीएससी संचालक कमलेश कुमार साहू को 2500 रुपए देकर संगठित मजदूर कार्ड बनवाया, जिसे उसी आधार पर दुर्ग और राजनाथ गांव में 2 श्रमिक कार्ड बन गए। यह मामला न सिर्फ नियमों की खुली अवहेलना है, बल्कि सीएससी केंद्र और श्रम विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी संदेह खड़ा करता है। यह फर्जीवाड़ा केवल एक हितग्राही तक सीमित न होकर समूची प्रणाली की साख और श्रमिकों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है, जिसकी निष्पक्ष और जांच और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो यह फर्जीवाड़े सैकड़ों हजारों जरूरतमंद श्रमिकों को योजनाओं से वंचित कर देगा और भरोसे की इस पूरे प्रणाली को खोखला बना देगा। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। और क्योंकि जहां तक यह है कि एक आधार कार्ड से 2 कार्ड नहीं बन सकता, ऐसा है, लेकिन यदि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करें। निरीक्षक वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि किसी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है और जांच में तो सत्यता पाई जाती है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत आया, राजनांदगांव जिला एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत अधिक योजना पंजीयन आवेदन आते हैं और निश्चित रूप से जो ऑनलाइन आवेदन आते हैं उनका पात्रतानुसार वेरिफिकेशन निरीक्षक द्वारा हर निरीक्षक को एक क्षेत्र दिया गया है। मेरा सीएससी सेंटर का नाम निधि सीएससी सेंटर है। कौन से गांव में है? आतर गांव में। कौन से पंचायत? आतर गांव। कौन से ब्लॉक में? छुरिया में। आपका नाम? कमलेश कुमार। कब से चला रहे हैं आप? कब से चला रहे हैं? 2 साल से चला रहा हूँ। तो आप एक आधार कार्ड में 2 मतलब श्रम कार्ड बना रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। पेपर में छपा है। ये सब फर्जीवाड़ा है। खुद पत्रकार जो आए थे उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगा था। मैंने उस पैसे को देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने गलत किया ही नहीं। कौन पत्रकार 1 लाख रुपए मंगाते? कोई वैष्णव करके है, उसका पूरा नाम नहीं, नाम उतना पूरा पता नहीं है। कोई वैष्णव करके है। कहाँ का है वो अपना गाँव नहीं बताया, लेकिन वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। उधर सोमनी थाना क्षेत्र के देवादा स्थित हमारा ढाबा में जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रार्थी अभिषेक कुंडू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 30 जून की रात अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रशांत तिवारी पर देर रात करीब 3:30 पर आरोपी सौरभ उर्फ सोनू गुरुम और उसके साथियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सौरभ को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने
जो है झांकी देखकर लौटने और ढाबा में मामूली विवाद के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं घायल को इलाज के लिए भिलाई के सेक्टर अस्पताल में भेजा है, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस तारीख की रात में करीब 2:30 बजे आसपास में सूचना मिली कि वहां पे एक हमारा ढाबा है जहां पर आपका प्रशांत तिवारी अपने 4 दोस्तों के साथ में अपने बर्थडे पार्टी मनाना हुआ था। उसी ढाबा में सौरभ प्लस 5 अन्य व्यक्ति भी खाना खाने के लाए हुए थे। प्रशांत तिवारी और सौरभ के मध्य में वॉश बेसिन पर हाथ धोने के दौरान पानी एक दूसरे के ऊपर छिड़कने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें सौरभ अपने साथी प्रेम प्लस 4 अन्य नाबालिगों के साथ मिलकर प्रशांत तिवारी के साथ में मारपीट करना चालू किया और इसी बीच में अपने पास रखे धारदार चाकू से उसके ऊपर 2-3 वार किया है। तत्काल मौके घटनास्थल पर सौरभ तिवारी को ढाबा स्टाफ और बाकी अन्य उसके मित्र ने पकड़ लिया था, जिसमें तत्काल सूचना पर हम गए। वहां पे सौरभ से पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्रेम यादव प्लस अपने 4 अन्य नाबालिग साथियों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। हमारे द्वारा तत्काल ही कल उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है, जिनके सभी पीड़ित द्वारा अपराध करना स्वीकार किया है और आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में हमने भेज रहे हैं। हाँ, सौरभ और प्रेम ये दोनों बालिग हैं, इनका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और 2 अन्य नाबालिग हैं, इनका भी लड़ाई झगड़े संबंधित पूर्व में रिकॉर्ड रहे हैं। उधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार देर रात एक युवा व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्यवसायी विकसित अग्रवाल अपने कर्मचारी और आरोपी अज्जू खान के बीच चल रहे पुराने विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से बृहस्पति बाजार क्षेत्र पहुंचा था। इसी दौरान वहां मौजूद शराबी अज्जू खान और उनके अन्य साथियों ने अचानक तलवार और बेसबॉल के डंडों से विकास पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि गुंडागर्दी की हद पार करते हुए हमलावरों ने व्यापारी के सिर, पीठ, हाथ पैर पर बेरहमी से प्रहार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना के समय वहां पहले से ही आरोपियों की दारू पार्टी चल रही थी। टीआई सिविल लाइन एसआर साहू ने बताया कि विकास जैसे ही मौके पर पहुंचा, आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। विकास अग्रवाल जो बृहस्पति बाजार का है, बृहस्पति बाजार की घटना है, वो उसका वर्कर है। उसके वर्कर का एक जो आरोपी है इस प्रकरण का अज्जू, उसके साथ में कुछ विवाद था, उसमें ये समझौता करने गए थे। तो विकास अग्रवाल देखा कि अभी तक अज्जू उसका वर्कर कैसे नहीं आ रहा है, तो फिर वो देखने गए, तो फिर उसी के साथ में मारपीट की गई है। इसमें मारपीट गाली गलौज का मामला दर्ज कर जांच खोजी गई है और अज्जू की तलाश की गई जो फरार है। उधर भंडारण और आसमान छूती कीमतों के बीच में खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मंगला स्थित पाट बाबा घाट पर अरपा नदी में जल सत्याग्रह कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब तक छत्तीसगढ़ में रेत की कीमत तय नहीं कर सकी है, जिससे माफियाओं को खुली छूट मिल गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि खनिज विभाग और प्रशासन द्वारा जब्त की गई रेत को जरूरतमंदों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि माफियाओं के मंसूबों पर पानी फिर सके। वहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि बिलासपुर में रेत की बढ़ती कीमतों ने आम और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। साथ ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने अभी तक रेत का कोई निर्धारित रेट तय नहीं किया है। आज बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिस तरीके से बिलासपुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन, भंडारण और जो कीमत रेत की है, जिस पर कोई जिला प्रशासन का लगाम नहीं है, आज सीमेंट रेत की कीमत तय नहीं है,
छड़ की कीमत तय है, ईंटे की कीमत तय है, लेकिन राज्य शासन और जिला प्रशासन ने कोई भी रेट की कीमत तय नहीं की है। आज बिलासपुर जिले के आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार आज अपना घर बनाने को बहुत मोहताज हो गए हैं। 26,000 रुपए की एक ट्रक रेत इस बिलासपुर शहर में बिक रही है। और तो और रेत में अगर आपने 15 जून को अगर आपने रेत अवैध उत्खनन जिला प्रशासन ने, पर्यावरण ने बंद किया, तो आप देखेंगे पूरी रात भर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अरपा मैया की सीमा को छलनी कर दिया जा रहा है, और छलनी करने के बाद आम गरीब आदमी अपने घर को नहीं बना पा रहा है, मजबूर हो जा रहा है इस बरसात में। हम लोग आज जल सत्याग्रह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए, उनके जो कान में पर्दा पड़ गया है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को, यहाँ के खनन अधिकारियों को, जो कि लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और यहाँ की आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज सांकेतिक रूप से यहाँ पर जो है जल सत्याग्रह कर रही है। इसके बाद हम प्रत्येक घाट पर जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। यहाँ पर 5 वैध घाट थे जो कि 15 तारीख से बंद हो गए हैं, लेकिन अवैध में यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर रेत अवैध उत्खनन का। यहाँ पर आप देखेंगे गोलियां यहाँ चली रेत घाट पर, बाहर के गुंडे यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशान कर रहे हैं। सिवाय गरीब आदमियों का ट्रैक्टर पकड़ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? और बंद करना है तो अवैध उत्खनन बंद करिए, बंद करना है तो आप जो भंडारण पूरे बिलासपुर जिले में जगह जगह हुआ है उसको रोककर आप एक रेट फिक्स कर दीजिए, कीमत फिक्स कर दीजिए, और उस कीमत पर आम जनता को वो रेत उपलब्ध कराइए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शासन प्रशासन में अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन्होंने अरपा मैया के सीने को चीर के रेत को इस कदर निकाला है कि मतलब रोज हादसे हो रहे हैं। गाँव से आप देखिए बच्चे यहाँ पर आते हैं अड़ोस पड़ोस के तो डूबते हैं। मतलब कोई गड्ढे की भी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि कैसे इनको निकालना है, किसी चीज की नहीं है ना। रेट का मतलब कोई दर भी इनकी तय नहीं है। पहले 16 हुआ, आज 18 और फिर 25,000 आज का जो रेट था 26,000 का जो रेट हुआ है। तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे पब्लिक के साथ आई है और ये पब्लिक की डिमांड है। कांग्रेस पार्टी पब्लिक की आवाज बन के आज यहाँ पर लोगों के साथ आई है और यहाँ पर जो सनातन का जो प्रचार करते हैं, सनातनी जो बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका भी विरोध करने के लिए स्वयं पंडित जी लोग आए हैं और उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया और बोले कि नहीं हम शंख बजाएंगे। जब सरकार नहीं चेत रही है, उनके कानों में हमारी बात नहीं जा रही है, तो हम शंख बजा के उनको सुनाना चाहते हैं करके पंडित जी भी हमारे यहाँ साथ में आए हैं। तो हमारा और ये विरोध हमारा आगे भी चलता रहेगा जब तक कि शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रहेंगी और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी नुकसान है और दुर्घटनाएं भी होती रहती है। जनता पार्टी की सरकार में रेत का जो कालाबाजारी हो रहा है, अवैध उत्खनन और रेत के जो अचानक दाम बढ़ा दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब जल सत्याग्रह करने आए हैं। और साथ ही हमारे यहाँ पर जो हमारे पंडित जी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वो लोग शंख बजा रहे हैं संदेश, ताकि सरकार, भाजपा की जो सरकार, सहायक सरकार जो सोई हुई है, उनके कानों तक इस शंख, ऐसी जनता की आवाज तो नहीं पहुंची। बहुत धार्मिक बात करते हैं, धार्मिक आस्था की बात करते हैं, शायद शंख की ध्वनि उन तक पहुंच जाए, क्योंकि शंख में एक ताकत होता है, ध्वनि में एक ताकत है, और ध्वनि अगर उन तक पहुंचे तो जनता की आवाज ध्वनि सुनाई देगी। जिस प्रकार से रेत का कालाबाजारी हो रहा है, आम आदमी को मकान बनाना, जो गरीब है, झोपड़पट्टी वाले हैं, चाहे जो आवास बन रहा है, जिनको आवास उपलब्ध कराने के बोलते हैं, टारगेट दे दिया जाता है कि 2-2.5 लाख रुपए में आपका आवास बनाना है, पर रेत की कीमत इतना बढ़ गया है 15,000, 16,000 और आज 25,000 की रेत पर जा रहा है। तो ऐसे कीमत कम होना चाहिए। जो अवैध उत्खनन हो रहा है, देखिए घाट का जो जिस प्रकार से हुआ, कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई दायरा नहीं है। कहीं पर अचानक 20 फीट 30 फीट का गड्ढा कर दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ भी गड्ढा के जब दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो कालाबाजारी रुकना चाहिए और साथ ही साथ जो रेत के दाम है नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार को निर्धारित करना चाहिए, फिक्स करे कि आम जनता को जनहित के लिए हो, चाहे उनके उपयोग के लिए हो, सही कीमत पर रेत मिले और कालाबाजारी रुके। ये हम सहायक सरकार से मांग करते हैं। सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ की जो सहायक सरकार है हमारे यहाँ, उनके द्वारा हर चीज में महंगाई बढ़ा दी गई है। किसान अलग परेशान है, गरीब मजदूर हर वर्ग के लोग परेशान है। रेत का भाव बढ़ गया है, जिससे गरीब लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। जिनको घर बनाना है वो बना नहीं पा रहे हैं। तो उस सब चीज को हम लोग मद्देनजर रखते हुए आंदोलन करे हैं और इसका
हम लोग ये चाहते हैं सांसद सरकार से कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए, गरीबों को, मजदूरों को, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए चीजों का रेट कम होना चाहिए, और नहीं तो इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। देखिए क्या है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अवैध उत्खनन ज्यादा बढ़ गया है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी का कोई दबाव नहीं है, लगातार अवैध रूप से कालाबाजारी किया जा रहा है, जिससे कमजोर जो है गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिति ज्यादा बोझ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार तो आवास के नाम पर पैसा कम देती है और ऊपर से रेत पे कालाबाजारी हो रहा है। इस कारण से लोगों के ज्यादा आर्थिक स्थिति पर डाउन हो रहा है। इसलिए कांग्रेस कमेटी ने आज इसका विरोध किया। उधर रायपुर में आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजयुमो ने मॉक पार्लियामेंट यानी कि युवा संसद का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा संसद में अपने कोने से आए सभी हमारे साथीगण, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि 50 साल पहले जो घटना घटित हुई थी देश में, एक काला काम मनाया गया था आपातकाल के नाम से, जिसमें हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार छीना गया था। और वो काला नहीं था, एक राजनीतिक दल ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए यहाँ के बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया। 1975 में आंदोलन हुआ और 77 के लोग जितने हमारे पीछा जेल में रहे लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने जीवन को बलिदान के लिए समर्पित किए और एक अपराधी की तरह उसको जेल में डालकर रखा गया। मैं हमारे सभी को बधाई देता हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इतना समर्पण किया, उनकी यादगार को बनाए रखने के लिए और जो कांग्रेस सरकार ने जो अत्याचार अन्याय किया था उसको जीवन रखने के लिए युवाओं के बीच में ये बड़ा आयोजन किया गया है। मैं दोनों का भाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मॉक पार्लियामेंट का ये उद्घाटन सत्र और इस सत्र में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आसंदी पर मिला के आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, अतिथि के रूप में आप सबके प्रदर्शन को देखने के लिए यहां पर मौजूद हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, मॉक पार्लियामेंट के सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं बधाई भारतीय जनता मोर्चा को इस बात को जाके और समझे कि किस तरह से सत्ता का याद रखे श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को आपातकाल की आग में फूका। आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं। आपको ध्यान में होगा कि हमारे देश ने 3 बार आपातकाल झेला है। 26 अक्टूबर 1962 को पहला आपातकाल लगा जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। और तीसरा आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई और उसका कारण आप समझेंगे तो आपको बहुत मन में दर्द होगा, तकलीफ होगी। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को आपातकाल की आग में झोंका। क्या परिस्थितियां थी उस समय देश में। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से सरकार में आई, लेकिन देश के हालात क्या थे। देश जूझ रहा था आर्थिक
मंदी की दौर, देश की जनता परेशान थी महंगाई से, देश की जनता परेशान थी भ्रष्टाचार से, और पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो रहा था गुजरात में, बिहार में। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में रेलवे का बड़ा आंदोलन हुआ, और इन आंदोलनों से पूरी सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में वातावरण बना। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा से चुनाव जीती, राजनारायण सिंह जी को उन्होंने पराजित किया था। राजनारायण सिंह जी ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका लगाई। चुनाव याचिका के सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।